आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमारे अभी कोलीग्स ने बताया था कि क्या-क्या स्कीम हमारे इसमें चली हुई हैं। तो मैं बताऊँगा कि वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। थोड़ा पीपीटी में भी हमने बनाया जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ में आ सके। तो वैक्सीनेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है जिससे कि हम अपने जानवर को एक हेल्दी कंडीशन में रखते हैं जिससे कि उससे काफ़ी फ़ायदा हो, पूरी प्रोडक्टिविटी उसकी आए और हमारा जो एनिमल है वो सेफ रहे और हेल्दी रहे। पहले तो वैक्सीनेशन क्या होता है? ये एक सिंपल और सेफ प्रक्रिया है अपने एनिमल्स को बीमारी से बचाने के लिए। तो इसके लिए हम वैक्सीन देते हैं जिससे कि एनिमल की बॉडी पहले से ही सेंसिटाइज़ हो जाती है और उस डिज़ीज़ के लिए जिससे कि वो उसका बचाव होना है। दूसरा वैक्सीन जो है कभी 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी होंगी, जैसे कोमॉर्बिडिटी है, न्यूट्रिशन स्टेटस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि वैक्सीन्स का पूरा अच्छी तरह से लाभ मिल सके हमारे एनिमल को। इसमें बहुत सारी वैक्सीन होती हैं, जैसे एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, एडजुवेंट वैक्सीन है, डिफरेंट टाइप की वैक्सीन्स हैं जो मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं और डिज़ीज़ के अनुसार उसको लागू किया जाता है, लगाया जाता है एनिमल्स को। इसकी बहुत सारी बीमारी हैं, जैसे वायरल में जैसा कि बताया कि एफएमडी, एलएसडी, सीएसएफ, पीपीआर, ब्रूसेलोसिस इन बीमारियों के प्रति इसका बचाव के टीके लगाए जाते हैं। एचएसबीक्यू, ब्रूसेलोसिस आदि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसमें इसका टीका लगाया जाता है। जिसके डिफरेंट रूट्स भी होते हैं जैसे इंट्रामस्कुलर है, खाल के अंदर है, सबकट है, ओरल भी दिया जाता है, न नाक के थ्रू भी दिया जाता है और पानी और फीड के अनुसार भी हम वैक्सीन दे सकते हैं। जहाँ तक इम्यूनिटी की बात है, डिपेंड करता है डिफरेंट वैक्सीन्स के ऊपर लाइफ लॉन्ग और एनुअल और 6 मंथली इम्यूनिटी भी इसमें वैक्सीन के अकॉर्डिंग रहती है। इम्यूनिटी भी 2 प्रकार की होती है, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो है जो बॉडी का अपना जो डिफेंस सिस्टम है उससे जनरेट होती है और पैसिव इम्यूनिटी ऐसी होती है जिसको हम बनाते हैं। तो इंटरवल बिटवीन डोजेज़ भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे कि कौन-सी डोज़ कितने 6 महीने पे लगनी है या साल में लगनी है या इसमें क्या अंतर होता है, ये भी सब जो एक एक्सपर्ट होते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं लोग, उनको पता होता है और उसके अनुसार ही वैक्सीनेशन किया जाता है। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन की, तो आप जैसा हमको पता है कि एनिमल हेल्थ और पब्लिक हेल्थ बहुत सी बीमारी ऐसी हैं, करीब 60% बीमारी ऐसी हैं जो एनिमल से ह्यूमन सेक्टर में जाती हैं, जो जो एनिमल से ह्यूमन को भी अफेक्ट करती हैं, जैसे रेबीज है, साल्मोनेलास है, ब्रूसेलोसिस है, एंथ्रेक्स है। देयर आर नंबर ऑफ डिजीज। तो हमें ऐसा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाते हैं अपना, जो एसकेड में भी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, कि स्टेट की प्रायोरिटी क्या है, उसके अनुसार हम एनिमल को वैक्सीन करते हैं और वैक्सीनेशन के लिए उसमें सपोर्ट करते हैं, जिससे कि एनिमल हेल्थ सिक्योर रहे और पब्लिक हेल्थ भी सिक्योर रहे। तो एनिमल की जो सफरिंग है, जब भी कोई बीमारी होती है तो एनिमल सफ़र करता है, तो एनिमल वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज़रूरी है कि टीका लगाया जाए और टीका लगाने के बाद जो एनिमल की सफरिंग है, जो बीमारी होने के बाद जो सफरिंग होती है, उसको कम किया जा सके। जहाँ तक सफरिंग्स की बात है, तो अगर आज की तो इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, हमारा सिनेरियो ऐसा है कि इतने कॉस्टली एनिमल हो गए हैं, अगर एनिमल सफ़र करता है तो पूरा उसके साथ जो किसान है उसका परिवार भी सफ़र करता है। तो इसका वैक्सीनेशन से हमें एनिमल सफ़रिंग को कम कर सकते हैं, परिवार की सफ़रिंग को कम कर सकते हैं, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस को बूस्ट कर सकते हैं। एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ फूड एनिमल जितने भी हैं, उनको हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी है प्रोडक्शन अच्छा लेने के लिए कि वो बिल्कुल हेल्दी रहे, फिट रहे। जब भी वो एफिशिएंटली अपना फूड इनटेक कर पाएँगे, जब भी वो एफिशिएंटली अपना प्रोडक्शन दे पाएँगे। तो वैक्सीनेशन एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने फूड एनिमल्स को, जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है, इनको एक हेल्दी मोड में रख सकते हैं और अच्छा उनसे प्रोडक्शन ले सकते हैं। अब जब भी कोई बीमार होता है एनिमल्स, तो हमारा पैसा काफ़ी खर्च होता है एनिमल ओनर्स का उसके ट्रीटमेंट पे, जैसे एंटीबायोटिक आजकल काफ़ी कॉस्टली हो गई है, तो अगर हम वैक्सीनेशन करेंगे तो हमारी जो बीमारियाँ हैं, उन पे काबू पहले से ही हो जाएगा और एंटीबायोटिक्स और जो खर्चा है हमारा ट्रीटमेंट का, उसको हम काफ़ी कम कर सकते हैं और ये फार्मर की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमें इसमें लिखा है, प्रोवाइड सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी फॉर फार्मर्स एंड द कम्युनिटी दे सर्व। अगर ये हमारे एनिमल हेल्दी होंगे तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी विलेज में ओनर लेवल पे आएगी। ट्रांसमिशन एंड स्प्रेड ऑफ एनिमल डिजीज। अगर एनिमल्स वैक्सीनेटेड होंगे तो जानवरों से और इंसान में और फिर एनिमल टू एनिमल और रिवर्स जूनोसिस भी आजकल चल रहा है, ये सब चीज़ों पे हम रोक लगा सकते हैं।
ये एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है डिजीज प्रिवेंशन का, बीमारी बचाने का। कुछ साइड इफेक्ट हर वैक्सीन में होते हैं, बट वो कभी कभी नहीं होते, तो उनका भी अगर वैक्सीनेशन करते वक्त ध्यान रखा जाए और एक एक्सपर्ट एडवाइस के अंदर काम किया जाए तो किसी तरह के साइड इफेक्ट्स इसमें नाम मात्र के बराबर होते हैं। तो उसको वैक्सीनेशन, ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन ना करें। कई बार लोगों में एक मिथ होता है कि अगर हम वैक्सीनेट कर देंगे तो एबॉर्शन हो जाएगा, दूध कम हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों, ये वैक्सीन से ऐसा नहीं होता है और हमें हमेशा जो है वैक्सीनेशन पे ध्यान देना चाहिए। हो सकता है एक दो टाइम का दूध कम हो सकता है, बिकॉज एनिमल्स कभी कभी जो है स्ट्रेस फील करता है, तो वो उस पर नहीं जाना चाहिए। और जो जहाँ तक एबॉर्शन की बात है, इसमें भी काफ़ी ये एक गलत प्रचार लोग करते हैं कि वो एबॉर्शन हो जाता है, तो ऐसी भी कोई नहीं है। कि वेटनरी केयर के अंदर डॉक्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग हर तरह का वैक्सीनेट एनिमल को वैक्सीनेट किया जा सकता है। वैक्सीन के द्वारा हम काफ़ी लंबे समय तक डिजीज इलनेस को रोक सकते हैं। कुछ डिजीज हैं कैटल की जो बताना चाहूँगा, पहले हमारे पैनलिस्ट ने बताई हैं ऑलरेडी। जैसे एंथ्रैक्स एक बीमारी है, जूनोटिक बीमारी है, जो 4 महीने के एनिमल को हम लगा सकते हैं और एनुअल लगा सकते हैं और 1 साल की इम्यूनिटी आती है। एंथ्रैक्स हर जगह पूरे इंडिया में एंथ्रैक्स है, इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमारे जो विलेज लेवल वर्कर्स हैं, हमारे पशु सखी हैं, और जो हमारे जिस ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं, वेटनरी ऑफिसर्स हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि एंथ्रैक्स जैसी बीमारी को किस तरह रोका जाए और किस तरह इसको जूनोटिक जो इसके डिजास्टर्स हैं उनसे बचाया जा सके। ब्लैक क्वार्टर भी एक मेनली एक गाय में होता है, भैंस में कम होता है, लेकिन गाय गाय में ज़्यादा होता है। इसमें भी हम टीका लगाते हैं 6 महीने पर, और फिर एनुअल टीके इस पे लगा सकते हैं जो 1 साल की इम्यूनिटी देता है। ब्रुसेलोसिस का जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, 100% एड दिया जाता है स्टेट्स को। तो इसमें जो फीमेल जो हमारी वो है बच्चे, उनको 4 से 8 मंथ की एज पे, जैसा पहले बताया गया है, उसमें वैक्सीनेशन कर सकते हैं। इसकी डिटेल एनएडीसी प्रोग्राम के अंदर सभी स्टेट्स को दी गई है और इसका पूरा प्रचार प्रसार भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है। एफएमडी भी इसमें एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इससे सारी इकोनॉमिक कंडीशन, हमारा ट्रेड, काफ़ी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, तो इसका भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे जितने भी पशु सखी हैं, विलेज लेवल वर्कर्स हैं, एफएमडी एक बहुत बड़ा नुकसानदायक बीमारी है जो किसानों को काफ़ी लॉस करती है, कंट्री को लॉस करती है। और हमारा अभी कैंपेन प्रोग्राम चल रहा है कि इसको कैसे रेडिकेट किया जाए। तो एचएस एक दूसरा वैक्सीनेशन एक डिजीज़ है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसमें गला घोटू कहते हैं, जिससे कि जानवर की डेथ हो जाती है बहुत जल्दी, और ट्रीटमेंट से इसमें फ़ायदा होता है, बट अगर हम वैक्सीन करें तो 1 साल तक इसकी इम्यूनिटी एनिमल में रहती है। एक कैटिल में मोस्ट एक डिजीज पाई जाती है थिलेरोसिस। ये मोस्टली वहाँ होती है जहाँ पे वेक्टर्स होते हैं, जहाँ पे नमी का ज़्यादा प्रकोप होता है या नमी ज़्यादा होती है, जंगल ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे इस बीमारी को काफ़ी देखा गया है। तो इस बीमारी मेनली जो क्रॉस ब्रेड और हमारे जो एक्जोटिक कैटिल है उनमें ज़्यादा होता है। एक बार इसका वैक्सीनेशन लगवाने से लाइफ टाइम जो इम्यूनिटी है वो आ जाती है, तो इस पर भी काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक आईबीआर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है हमारी जो प्रोडक्शन वाली कैटिल है उनके लिए। तो इसका वैक्सीनेशन 3 मंथ्स एंड अबाव पे हम कर सकते हैं, एनुअल इसकी इम्यूनिटी आती है। एलएसडी जैसे आपने सुना होगा, लंपी स्किन डिजीज, काफ़ी इसमें ये डिजीज इंडिया में हुआ था, तो इसका भी वैक्सीनेशन 4 मंथ्स के ऊपर किसी भी हम एनिमल को कर सकते हैं, हेल्दी एनिमल को, और इफेक्टिव नहीं होना चाहिए, और एनुअल इसकी इम्यूनिटी रहती है। तो इस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी एलएसडी का जो है प्रकोप अभी गया नहीं है, और ये भी काफ़ी एरिया में इसको अभी देखा जा रहा है। तो इस पर भी विलेज लेवल पे इस पर भी काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। रेबीज जैसा बताया गया था, ये भी एक काफ़ी खतरनाक बीमारी है जो जूनोटिक इम्पोर्टेंस है। तो इसमें अगर कोई कुत्ता किसी जानवर को काट लेता है तो हम 7, 14, 28 और 90 दिन पर हम वैक्सीनेशन की डोज दे सकते हैं उससे बचाव के लिए। इसमें प्री बाइट वैक्सीनेशन भी होता है, वो भी हम 7, 14, 28 पे कर सकते हैं। तो ये भी एक बीमारी है जो गांव में काफ़ी होती है। तो कुत्तों में, और जो हमारे जैसे जयकाल हैं, वुल्फ में, तो ये बीमारी करीब करीब सब में ही होता है। तो रेबीज पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट हो गया तो ये दूसरी बीमारी है शीप एंड गोट की। तो शीप एंड गोट को अगर हम देखें तो ये भी एक हमारे जो रूरल इकोनॉमी है उसकी एक बहुत बड़ा आधार है, शीप एंड गोट। तो इसमें भी काफ़ी बीमारी ऐसी हैं जो उसमें भी होता है, लार्ज एनिमल में, बफेलो कैटिल में, और साथ में शीप गोट में भी होता है। जैसे एक बीमारी है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स जैसा हमने पहले बताया था कैटिल में भी होता है, और सभी एनिमल शीप गोट में भी इससे अफेक्ट होते हैं। तो इसको भी
6 मंथ के टीके के साथ 1 साल का प्रोटेक्शन लिया जा सकता है। एफएमडी भी इसमें काफ़ी होता है, जिसका प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा चला जा रहा है, जिसमें भी एक 3 महीने की एज पे हम इस पे टीका लगा सकते हैं बाई एनुअली। पीपीआर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, जिसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम 100% सपोर्ट के साथ भारत सरकार चला रही है, और इसको भी 3 साल की इम्यूनिटी आ जाती है, इसको खाल में टीका लगाया जाता है। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, पीपीआर, एंथ्रेक्स, एफएमडी, गोट पॉक्स है, शीप पॉक्स है, जो हमारे जो शीप एंड गोट हैं उनको काफ़ी अफेक्ट करती हैं। अगर इनको टाइमली अगर देखा जाए तो हम इसको काफ़ी रोकथाम कर सकते हैं, और जो हमारे शेपर्ड लोग हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंटोटोक्सीमिया भी एक इसमें एक है, जिसका भी टीकाकरण किया जाता है 4 महीने की एज पे। एचएस जैसे कैटिल में होता था, तो एचएस शीप गोट में भी होता है। कोक्सीडियोसिस ये भी एक बहुत बीमारी है जो जिस पे हम ध्यान नहीं दे पाते गांव में। कोक्सीडियोसिस पोल्ट्री में भी होता है, मुर्गियों में कोक्सीडियोसिस काफ़ी नुकसान करता है, और शीप गोट में भी ये काफ़ी नुकसान करता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। तो मेरा सबसे वो है कि जो वेटनरी ऑफिसर्स हैं उनसे आप मिलके अपने क्षेत्र में कोक्सीडियोसिस की दवा छोटे बच्चों को पिला सकते हैं। ये मुर्गियों में भी काफ़ी होता है, मुर्गियों में भी पिला सकते हैं पानी के थ्रू, और शीप गोट में भी इसको पिला सकते हैं। अगर हम पिग की बात करें, पिग में भी एक एचएस जो गला घोटू शीप गोट और इधर कैटल में भी होता था, वो पिग में भी होता है, लेकिन पिग में बहुत कम होता है। फिर भी हम इसकी एनुअल इम्यूनिटी के साथ वैक्सीनेशन कर सकते हैं। एफएमडी भी पिग में होता है, जो हमारे कंट्रोल प्रोग्राम में कवर है। क्लासिकल स्वाइन फीवर एक डिजीज है जो भी हमारे कंट्रोल प्रोग्राम में कवर है, और इसमें भी एनुअल वैक्सीनेशन करके हम अपने पिग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम पोल्ट्री की बात करें, ये पोल्ट्री भी आजकल बैकयार्ड पोल्ट्री है, ये भी एक बहुत फार्मर इकोनॉमी की एक बैकबोन है पोल्ट्री। और इसमें भी बहुत बीमारी ऐसी हैं कि जो पूरी की पूरी पोल्ट्री की जो हमारी स्टॉक है उसको खत्म कर सकते हैं। तो हम इसको पहले ही हमें देखना पड़ेगा। पोल्ट्री में तो बिल्कुल ये कहावत है कि अगर आपने वैक्सीनेशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप अच्छी तरह वैक्सीनेशन किया है, फ्लॉक का बायोसिक्योरिटी मेजर्स आपने लिए हैं, साफ सफाई रखी है, तो आपको पोल्ट्री फायदा करेगी। अगर आपने वैक्सीनेशन और साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया तो ये बीमारी, ये पोल्ट्री में जो बीमारियां होती हैं बड़ी खतरनाक होती हैं, पूरी आपके फ्लोक उसमें खत्म हो जाते हैं। तो इसका एक पूरा शेड्यूल होता है। ये आप वेटनरी ऑफिसर्स जो एरिया के हैं आप उनसे मिलकर बात कर सकते हैं कि पहले दिन पे से ही इसका वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे मेरेक्स डिजीज है। और फिर उसका आरडी एक बहुत खतरनाक बीमारी है, उसके भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जो 8 से 10 वीक से स्टार्ट हो जाते हैं, 14 दिन उसका चलते रहता है। इन्फेक्शन बर्सल डिजीज है, 10 से 14 दिन पे लगता है। देन कोराइजा है, फाउल कोलरा साल्मोनेला है, पिलोरम डिजीज है, फाउल पॉक्स है। तो ये सब बीमारी ऐसी हैं जिनको इनका कोई इलाज नहीं है, और ये पूरी बीमारियां ऐसी हैं जो पूरे पोल्ट्री फ्लो को खत्म कर सकती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनको कैसे रोका जाए। तो प्रिवेंशन इनमें बहुत जरूरी है। सारे टीके आपके अवेलेबल होते हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। तो आप पूरा शेड्यूल बना के जब भी कोई किसान ये पालना चाहे मुर्गियां बैकयार्ड या छोटे फ्लो के रूप में, तो इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। प्रोटोजल डिजीज भी होती है जिसमें एंटी कोक्सीडियल्स हम यूज कर सकते हैं। कोक्सीडियोसिस एक बीमारी होती है जो काफी डेंजरस होती है, वो भी पूरे फ्लो खत्म कर देती है। तो इसका भी पूरा शेड्यूल, कैसे इसको पानी के थ्रू बच्चों को पिलाया जाए, ये सब जो मुर्गी के छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें ज़्यादा शुरुआत में ये होता है, तो इसका भी ध्यान दे सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं पोल्ट्री वैक्सीनेशन की, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी एक्सपायर वैक्सीन यूज़ ना करें। किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में प्रॉपर्ली स्टोर्ड वैक्सीन यूज़ करें। हमेशा ठंडे वातावरण में जो है वैक्सीनेशन करना चाहिए। कोल्ड वाटर जो क्लोरीन फ्री हो। जब भी आप वैक्सीन, पोल्ट्री में मोस्टली वैक्सीन पानी से दी जाती है, तो आप हमेशा ये देखेंगे अगर क्लोरीनेटेड वाटर है उसको अवॉइड करें। साफ विदाउट क्लोरीन वाटर में ही वैक्सीन थ्रू ड्रिंकिंग वाटर करना चाहिए। और जब भी आप पानी के थ्रू किसी भी पोल्ट्री को वैक्सीनेशन करना है तो पहले उस जो पोल्ट्री है आपकी उसको प्यासा रखिए, पानी मत दीजिए, फिर जिससे कि वो प्रॉपरली वैक्सीन ले सके पानी के थ्रू। कुछ हमारी गाइडलाइंस है कि जो हम वैक्सीनेशन करते हैं वो किस किस बात का क्या क्या ध्यान करना चाहिए। अभी आजकल हम देखते हैं कि लोग वैक्सीन लिया
और एकदम लगा दिया और सोच लिया कि ये जो है वैक्सीन लग गई है, वैक्सीनेटेड हो गया एनिमल और अब इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे वैक्सीन डोजिंग की जाए, कैसे लगाया जाए, जब भी उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। वैसे भी 100% वैक्सीन कभी वो प्रोटेक्शन नहीं देती है, लेकिन फिर भी अगर हम सब बातों का ध्यान रखें तो हम 80-90% तक इसका प्रोटेक्शन ले सकते हैं, जो कि काफ़ी हमारी पॉपुलेशन में फ़ायदेमंद होता है। तो अगर हम गुड वैक्सीनेशन प्रैक्टिसेस की बात करें तो हमारे पास कई फैक्टर्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो आपका प्रोसेस क्या है वैक्सीनेशन का, आप कोल्ड चेन मेंटेन है, आपके पास सेल्फ लाइफ है, प्रो आपके पास रेफ्रिजरेटर सिस्टम है, आपके पास बॉक्सेस हैं जिससे कि वैक्सीन प्रॉपरली कोल्ड चेन मेंटेन्ड है। आपकी इंजेक्टिंग एक्यूरेसी क्या है। अभी कई बार हम कह देते हैं कि भाई किसी को भी दे देते हैं कि वैक्सीन भाई आप लगा दो जानवर में, लेकिन नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि वो कितना एक्सपर्ट है वैक्सीन लगाने के लिए, उसकी एक्यूरेसी क्या है। कभी कभी पूरी डोजिंग नहीं ले पाते हैं, कभी कभी स्किन में लगाते हैं तो आधी जो वैक्सीन है वो बाहर निकल जाती है। लगानी होती है खाल में लगा देते हैं हम, मस्कुलर सिस्टम में। तो डोजिंग ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। हेल्थ स्टेटस क्या है एनिमल का, एनिमल अगर वीक है, स्ट्रेस में है, अगर उसने कुछ बीमारी है तो आप उसको वैक्सीन ना करें, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होता है और उसको बीमारी और ज़्यादा सीवियर फॉर्म में आने के चांस होते हैं। तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे कि एक वैक्सीनेशन का हम भरपूर फायदा उठा सके। तो जो स्टेट ड्यूटीज को हम एडवाइस करते हैं कि अपने लोकल रिस्क एनालिसिस देखिए, फील्ड कंडीशन आपकी क्या है, आपकी एरिया में कौन सी बीमारी है, क्या रिस्क एरिया है, क्या रिस्क पॉपुलेशन है, अनवैक्सीनेटेड कैटल की क्या पॉपुलेशन है, प्रेजेंस ऑफ वेक्टर्स क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम ड्राइव कर सकते हैं, उसी जो अपने लोकल रिस्क को एड्रेस कर सकते हैं। दूसरा, स्टेट ड्यूटी अपने जो लोकल सिचुएशन है उसके अनुसार अपने एनुअल रिवैक्सीनेशन वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, क्या किस किस क्लाइमेटिक कंडीशंस में एनिमल कितना स्ट्रेस में रहता है, उसके अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम डिजाइन कर सकते हैं। हमें हमेशा ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे ससेप्टिबल पॉपुलेशन है, सपोज कोई एफएमडी है, कोई बीमारी एफएमडी की है, जैसे काफ़ी होती है ये कैटल शीप गोट में पिग्स में, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी हमारे ससेप्टिबल हेल्दी एनिमल्स हैं वो सभी वैक्सीनेटेड होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। एक बार में कोशिश हमें करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज एक साथ हमारा एटलीस्ट 80% कवरेज हो जाए, जिससे कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। और जब भी हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जब स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं कि हमें देखना होगा कि कौन सी बीमारी किस सीजन में कब आती है। तो जब भी वो बीमारी आने के चांस हो, जैसे हम देखते हैं काफ़ी कि लंपी स्किन डिजीज है, जैसे ये जो है आपकी जो है बरसात में आने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वेक्टर्स की संख्या बढ़ जाती है। तो हम ये देखेंगे कि जुलाई में अगर बारिश शुरू हो रही है तो जून में या मई में हम 1 महीना पहले एटलीस्ट यहाँ पे वैक्सीनेशन कर दें। तो ये चीज़ सभी बीमारियों के लिए लागू होता है। तो वेटनरी ऑफिसर्स जो हैं, लोकल स्टेट गवर्नमेंट जो है कि उनके डॉक्टर्स जो है वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं अपने गांव में, विलेज लेवल वर्कर के साथ बात करके, पशु सखी के साथ बात करके लोगों में, कि हमें एक अपने एरिया में डिजीज देख लें कि इस एरिया में कौन सी बीमारी ज़्यादा आती है, वो कब आती है, उसके सीजन से 1 महीना पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपना जरूर खत्म कर लें। फिर है स्ट्रेंस, जो हमारे स्ट्रेंस हैं वैक्सीनेशन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो आपके लेवल का नहीं है, मैन्युफैक्चरर्स के लेवल की बात है, बट हम उन्हीं स्ट्रेंस को वैक्सीनेट करते हैं जो हमारे फील्ड में अवेलेबल होते हैं। तो हमारे जो गवर्नमेंट शेड्यूल्स हैं उनको पे ध्यान दिया जाए, वेटनरी एडवाइस जो है वहाँ ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ वेटनरी हॉस्पिटल्स में हम आग्रह करेंगे जो स्टेट एएचडी के ऑफिसर्स हैं वेटनरी, तो अपने एक चार्ट बनाए, एक चार्ट बना के अपने हॉस्पिटल्स में डिस्प्ले करें जिसपे कि सारी चीज़ लिखी हो कि कौन सी डिजीज में कौन सी वैक्सीन लगनी है, कब लगनी है और कितनी लगनी है और कब। इस तरह के अवेयरनेस ड्राइव्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में अपना डिस्प्ले मोड में भी होने चाहिए। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टोरेज, जैसे पहले बताया था कि कोल्ड चेन मेंटेनेंस, उसका सेल्फ लाइफ क्या है, अवॉइड क्लोरीनेटेड वाटर अगर आप ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू कोई वैक्सीन दे रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टोरेज एंड उसका कैसे इंजेक्ट करता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने देखा है कि कई बार हम कहते हैं कि हमने वैक्सीनेट कर दी 100% एनिमल, लेकिन रिजल्ट आता नहीं है। उसका कारण यही है कि हमारी डोजिंग, हमारा स्टोरेज, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन और कोमॉर्बिडिटी, उसकी हेल्थ कंडीशन, ये सब फैक्टर्स पे हम ध्यान नहीं देते, फिर उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ बहुत, वैक्सीनेशन एक बहुत ऐसा
प्रोग्राम है जो देखने में बड़ा इजी लगता है, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ट्रेनिंग, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अलर्टनेस। तो इस पर हमेशा ध्यान दें कि एडमिनिस्ट्रेशन स्टोरेज और उसकी सेल्फ लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, नहीं करना है। हमने कई बार फील्ड में हम जाते हैं, हमने देखा है कि जो विलेज लेवल वर्कर्स हैं जो वैक्सीन लगाते हैं, सबकट पीपीआर की वैक्सीन हमने देखा, उसने खाल में लगाई है शीप गोट के, जब उसने उसको जोर से प्रेस किया सारी दवा बाहर निकल गई। तो ये सब चीज ऐसी ऐसी चीजें हैं जो जो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन हमें बड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा माइन्यूटली कि डोजिंग और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है। तो एक दूसरा है, एनिमल शुड नॉट बी अंडर एनी इंक्यूबेशन ऑफ डिजीज। कोई भी ऐसा ना हो कि वो एनिमल हेल्दी नहीं है, उसके कोई फीवर है या उसको ऐसा लग रहा है कि भाई इसके तो कोई बीमारी के सिम्टम आ रहे हैं, तो ऐसी स्टेज में कभी भी एनिमल को आप वैक्सीनेट ना करें। प्रेजेंस ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी इन काव्स। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर उसकी मदर वैक्सीनेटेड है तो जो उसका बच्चा है, काफ है, तो उसमें 3 महीने तक एटलीस्ट मैटरनल एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती हैं। तो जब भी हम मोस्टली कहते हैं, जैसे लंपी में हमने एडवाइस किया था डिपार्टमेंट ने कि 4 महीने के बाद के काउस में ही आप टीका लगाएं अगर उसकी मदर वैक्सीनेटेड है। तो अगर मदर वैक्सीनेटेड है तो 4 महीने, 3-4 महीने तक हम काउ को टीका नहीं लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं। तो आप हिस्ट्री भी पता करिए कि काफ को टीकाकरण करना है या नहीं करना है, और नहीं करना है तो उसकी मदर का क्या स्टेटस है। द एनिमल केयर वेरी इंपॉर्टेंट विद प्रॉपर फीड, फोडर एंड न्यूट्रिशन। ये हम हमेशा हाईलाइट करते हैं कि जो आपका प्रॉपर फीडिंग है, फोडर, न्यूट्रिशन एनिमल का हमेशा चेक में रहे, हमेशा मॉनिटर कंडीशन में रहे, और जब भी आप अच्छे रिजल्ट्स वैक्सीन के ले सकते हैं। दूसरा है, कोई भी वैक्सीन जब भी हम लगाते हैं, कोई भी वैक्सीन हो, अगर आप 2 वैक्सीन लगा रहे हैं तो आपके 2 वैक्सीन के बीच में 28 दिन का अंतर जरूर होना चाहिए। जैसे हम लंपी स्किन डिजीज की वो लगा रहे हैं, तो हमें अगर दूसरी किसी उसको दूसरी किसी बीमारी का टीका लगाना है, सपोज एचएस का लगाना है या बीक्यू का लगाना है, तो हमें उसमें 28 दिन का गैप जरूर देखना चाहिए, क्योंकि 28 दिन के अंतर वो जो एंटीबॉडीज हैं उसका जनरेशन एक जो हम टीका लगाते हैं उसका हो जाता है। तो इसलिए हमें 28 दिन का गैप लेकर ही दूसरा वैक्सीन करना चाहिए। एलएसडी के साथ हम एफएमडी लगा सकते हैं, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइस है। तो इसमें जब भी आप एलएसडी और एफएमडी साथ साथ लगाएं तो आप ये इंश्योर करें कि जो आप एलएसडी गर्दन के एक तरफ लगाएं और एफएमडी गर्दन के दूसरी तरफ लगाएं। तो इस तरह हम ये 2 बीमारी ऐसी हैं जिनका साथ साथ हम टीकाकरण एक ही एनिमल में कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर है, उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। वैक्सीन शुड नॉट बी मिक्स। कोई भी वैक्सीन हमें आपस में मिलानी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि एलएसडी और एफएमडी एक साथ लगा सकते हैं तो आप उनको मिक्स करके लगा दें, ऐसा नहीं होता। इट शुड नॉट बी मिक्सड एट एनी स्टेज। अलग अलग साइड्स पे, अलग अलग अपोजिट साइड्स पे नेक के आप लगा सकते हैं। एनिमल स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। जब भी आप वैक्सीनेशन करें, एनिमल ओनर्स को एडवाइस करें कि वो पूरा उसको वैक्सीन से पहले उसकी प्रॉपर केयर, नरिशमेंट हो, फीडिंग हो प्रॉपरली, और 2 वीक पहले और 2 वीक बाद तक एनिमल्स का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हम अवेयरनेस कर सकते हैं एनिमल ओनर्स को कि आप जो है एनिमल्स जब भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चले, आप एडवांस में अवेयरनेस जनरेट हम कर सकते हैं विलेज लेवल पे कि जितने भी ये एनिमल ओनर हैं कि आप अपने एनिमल्स का प्रॉपर टेक केयर करिए, वैक्सीनेशन इस तारीख को स्टार्ट होगा। तो एडवांस में हम स्ट्रेस फ्री करने के लिए एनिमल्स को इस तरह की चीज़ें अपना सकते हैं। जब भी जो एनिमल बिहेवियर है वो ह्यूमन बिहेवियर की तरह ही एक तरह से होता है कि जैसे जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा सारा हार्मोनल सिस्टम इम्बेलेंस हो जाता है। सिमिलरली विद द एनिमल, इफ द एनिमल इज डरा हुआ है, एनिमल भाग रहा है, हम उसको पकड़ रहे हैं, काम नहीं है, तो वैक्सीन लगाने पे उसका प्रॉपरली हम उसका इम्यूनिटी उसको वैक्सीन नहीं दे पाते हैं। कभी भी ऐसे एनिमल को वैक्सीनेट ना करें जो स्ट्रेस में हो, जैसे मौसम खराब है, बिजली कड़क रही है, फूड एंड वाटर की कमी है, डिजीज आउटब्रेक चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति में है, अभी उसको रेस्ट भी नहीं मिला है। तो ये सब चीज़ें आप देखिए कि स्ट्रेस कम से कम हो एनिमल को व्हाइल वैक्सीनेटिंग। डिवॉर्मिंग एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो वैक्सीन्स को उनके रिजल्ट्स देने में बहुत अफेक्ट करता है। तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि 2 से 3 वीक वैक्सीनेशन से पहले आप एनिमल्स को डिवॉर्मिंग करिए, जिससे कि उसका बेटर इम्यून रेस्पॉन्स आए। 3 महीने की एज पे
और मानसून से पहले जहाँ फ्लड एरिया है वहाँ पे हम 2 बार भी कर सकते हैं। आप मानसून से पहले एनिमल्स को जरूर वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आजकल तो सारे हॉस्पिटल्स में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे इतनी तो सुविधा है कि हम लेबोरेटरी से चेक कर सकते हैं कि हमारे एरिया में कौन सा वॉर्म्स ज़्यादा चल रहा है, कौन सा वॉर्म्स अवेलेबल है, तो हम उसके अनुसार एक डिवॉर्मर का चयन कर सकते हैं। अगर हम सिंपली ऐसे डिवॉर्मर देते रहेंगे तो कभी कभी रेसिस्टेंस पैदा हो जाते हैं, उसका पूरा इफेक्ट नहीं आता है। इसी तरह एक्टोपैरासाइट हैं, जुएं हैं, कीड़े हैं स्किन के ऊपर, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। इनको भी हम काफ़ी नेग्लेक्ट कर देते हैं कि कोई इस पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन एक्टोपैरासाइट्स का बहुत बड़ा रोल है। उसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम से पहले इस तरह के कीड़े शरीर पर नहीं होने चाहिए जानवर के। गोट्स में हम डिपिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी इसके प्रोसीजर्स हैं। तो जो आपके वेटनरी एक्सपर्ट्स हैं, वेटनरी ऑफिसर्स हैं आपके एरिया में, आप उनसे मिलके एक अच्छा इस तरह के डिवॉर्मिंग शेड्यूल के बारे में पता कर सकते हैं और डिवॉर्मिंग कर सकते हैं अपने एनिमल्स का। एक एडवांस कभी कभी हमने फील्ड में हमने जब काम किया है, हमने भी ये बातें सुनी थी, देखी कि जब लोग वैक्सीनेशन कराने से डरते हैं जब भी एनिमल प्रेग्नेंट होते हैं, एडवांस प्रेगनेंसी में एनिमल होता है, तो उसको वैक्सीनेशन कराने में लोग सहयोग नहीं करते। तो ये बात भी ठीक है उनकी अपनी जगह, लेकिन हमारा जहाँ भी ऐसे केसेस हों वहाँ पे स्ट्रिक्ट वेटनरी सुपरविजन के अंदर हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, उनको अवेयरनेस देके। क्योंकि अगर हम हर चीज में ये कहेंगे कि एडवांस प्रेगनेंसी है वैक्सीनेशन नहीं करना है, तो हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, वो पूरा तरह से ऑप्टिमम उनके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो जिस तरह की ऐसी जो चीजें हैं ये फील्ड में चलती रहती हैं कि दूध कम हो जाएगा, प्रेगनेंसी में एरोशन हो जाएगा, तो ये सब चीजें हमें ऐसे जितने भी केसेस हैं हम उन्हें चिन्हित करें, उन्हें देखें और लोगों को अवेयर करके अपने वेटनरी सुपरविजन में ऐसा वैक्सीनेशन प्रोग्राम इनको भी हम कर सकते हैं। और दूसरा है अवॉइड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कोई कभी भी वैक्सीनेशन अगर किसी एनिमल का है तो उसके 2 वीक के बाद तक हम कोई वैक्सीन कोई एंटीबायोटिक्स उसके एनिमल्स के ना लगाएं तो बेटर रहेगा कोई भी, क्योंकि वो वैक्सीनेशन पे बैड इफेक्ट डालते हैं। कोई हार्मोनल इंजेक्शन ना दें, जैसे काफ़ी लोग एक सेल्फ डोजिंग और सेल्फ ट्रीटमेंट करने लगते हैं गांव में, इस तरह का कोई ना किया जाए। और हमेशा नई स्टेरलाइज सिरिंज और निडल भी हम यूज़ करें एनिमल्स के लिए जब भी हम वैक्सीन करें, क्योंकि अगर हम नई स्टेलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करेंगे, सिरिंज यूज़ नहीं करेंगे, नीडल्स नहीं, तो हमारे वैक्सीनेशन तो ठीक भी नहीं होगा, और दूसरा जो डिजीज ट्रांसमिशन है बिटवीन द एनिमल्स हम और नुकसान कर देंगे। तो ये जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वैक्सीनेशन हमेशा प्रॉपरली सैनिटरी कंडीशंस में हो, कभी भी ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज का खतरा ना हो। और कोशिश करें कि वैक्सीन जो लार्ज एनिमल है उसमें हमेशा नेक में इंजेक्ट करें, और प्रॉपरली अगर वो सबकट है तो पूरी खाल उसको निकाल के और देखें कि वो लीक आउट तो नहीं कर रही है उसकी वैक्सीन, और एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे ही हम उसको डिफरेंट साइट्स पे इस तरह से 2 वैक्सीन अगर हम यूज कर रहे हैं, तो ये सब बातों का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो कभी भी पूरा प्रोटेक्शन कभी नहीं देता, चाहे वो ह्यूमन हो वैक्सीन हो या एनिमल वैक्सीन हो। हम कभी भी वैक्सीन को ये नहीं कह सकते कि वे 100% से, वी नीड इक्वल बायोसिक्योरिटी मेजर्स। हमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, और इन सब बातों को हमारी ड्यूटी है एज ए वहाँ पे वेटनरी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की, पशु सखी हैं या एनिमल वेलफेयर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बताना पड़ेगा कि भाई वैक्सीनेशन तो लग गया है लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखिए। जैसे हम कोरोना में हमने वैक्सीन के बाद भी हम मास्क पहनते थे, हाथ धोते थे, तो ऐसे ही एनिमल्स के साथ भी है, हमें उनको जो साइड फैक्टर्स हैं उनको अवेयर करना पड़ेगा लोगों को। तो जैसे हाईली इन्फेक्शस डिजीज है, एफएमडी है जो फास्ट स्प्रेड होती हैं, तो जो अनप्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं वो इसको डिजीज ट्रांसमिशन ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसी डिजीज जहाँ पे फास्ट स्प्रेड है, यहाँ हमें कोशिश ये करनी चाहिए कोई भी एनिमल अनवैक्सीनेटेड ना हो, प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हो। तो जैसे ये रेबीज है, दैट आर इनका स्प्रेड जो है वो उस तरह से नहीं होता है जैसे एफएमडी का होता है। तो 60 to 70% जो प्रोटेक्शन है वो सफिशिएंट रहता है, लेकिन एफएमडी जैसी जहाँ पे फास्ट है, पीपीआर है, इनमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि 100% एटलीस्ट 90% तक हम वैक्सीनेशन कवरेज करें। यंग एनिमल्स को जैसा पहले ही बताया था कि 3 महीने तक इनको मैटरनली एंटीबॉडीज का सपोर्ट मिलता है, तो उसके बाद हम 3 महीने के बाद अगर मदर वैक्सीनेटेड है तो इनको वैक्सीनेटेड हम 3 महीने के बाद कर सकते हैं।
छोटे बच्चों में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि कोलोस्ट्रम जो है, इनका जो खीस हम कहते हैं, उनको बहुत ज़रूरी है। और 2 घंटे के अंदर, पैदा होने के 2 घंटे के अंदर अगर हम उनका प्रॉपर केयर करते हैं, काफ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो कोलोस्ट्रम इनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे भी हम काफ़ी बीमारियों को रोक सकते हैं। जो हमारे आजकल जो काफ हैं, वे काफ़ी कॉस्टली काफ हैं, आपके सेक्स-ओटेड सीमेंस है, इम्पोर्टेंट जर्म-प्लाज़्म है, तो उन काफ मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है एक अच्छे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एस्टेब्लिश करने के लिए। एक्सट्रीम कोल्ड, हीट, फैटीग, ये सब चीज़ अवॉइड करना चाहिए। और इंजेक्शन साइट पे कुछ रिएक्शन हो सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हम वैक्सीन लगाएँगे तो एनिमल को बुखार हो जाएगा, एनिमल का सूजन आ जाती है। ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसमें काम करते हैं। तो इंजेक्शन साइट पे अगर किसी तरह का एलर्जिक कंडीशंस है, कोई न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन आते हैं, एनाफिलाक्टिक शॉक लगता है, तो इस तरह की चीज़ों को टेक्निकली एड्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि एक रॉन्ग मैसेज फील्ड में ना जाए। तो ऐसे केसेस को वेटनरी सुपरविजन में तुरंत चिन्हित करके और तुरंत उस पे एक्शन लेके, और जो पब्लिक एनिमल ओनर्स हैं उनको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, अ, तो ये सब चीज़ें जो हमने बताई हैं एक अच्छे वैक्सीनेशन और गुड वैक्सीन प्रैक्टिसेस के बारे में, तो आई होप कि ये इसमें काफ़ी काम आएँगी। और हम मिलके अगर हम इन सब बातों पे ध्यान दें, तो हम एक अच्छा वैक्सीनेशन, सफल वैक्सीनेशन कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि वेटरनरी सुपरविज़न इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट। कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम वेटरनरी सुपरविज़न के बिना ना करें, और वेटरनरी सुपरविज़न हमेशा कहीं न कहीं लेते रहें। थैंक यू।